हेलो टीजीटी पीजीटी लवर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। और डेफिनेटली आप सभी का जो पीजीटी का जो एग्ज़ाम था वो बहुत बढ़िया रहा होगा और बहुत अच्छे से आपने उसमें परफॉर्म किया होगा, क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस बड़े ही इजी थे। और वो सारे क्वेश्चन जो आपके आए हैं वो भी उनसे रिलेटेड भी मैंने कुछ बहुत सारे आपको क्वेश्चंस कराए भी थे। तो उम्मीद करती हूँ उन वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। और अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमारी जो टीजीटी के लिए जंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आज से हम टीजीटी का यानी कि बिल्कुल अपने बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे। ये जो जंग है हमारी अब टीजीटी के लिए शुरू हो गई है और हमारे 3 या 4 तारीख में जिसका भी जो भी एग्ज़ाम है तब तक हम ये लगातार यहाँ पर आपकी सीरीज़ लेके आते रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी के लिए सारे ही क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर इसी शुभकामनाओं के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है। जो भी आज हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाए और वो आसानी से सभी वीडियोस का फ़ायदा उठा पाए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। विच पोएट पेड इलस्ट्रेशंस फॉर आई.एल. पेंसोरेसो। यानी आपको बताना है कि किसके द्वारा यहाँ पे इलस्ट्रेशंस किया गया है, किसका, यानी कि इल पेंसोरेसो का। तो टी.एस. एलियट थे, जॉन मिल्टन या फिर जॉन कीट्स आपके, या फिर विलियम ब्लैक। तो आपकी कौन से यहाँ पे आपको जाने जाते हैं उसके लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो विलियम ब्लैक हो जाएगा। तो गलती से भी जॉन मिल्टन आपको नहीं लगाना है, क्योंकि जॉन मिल्टन ने लिखा है, लेकिन अगर हम बात करें जो इसको मेड किया था वो किसने किया था आपके यहाँ पे, जो कि विलियम ब्लैक है। ठीक है, तो ये आपको आंसर ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच टेक्स्ट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन अपेयर इन दो कंस्ट नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड। यहाँ मैं आपको बता दूँ पहले कि यहाँ पर मैंने चारों ही ऑथर्स को लेने की कोशिश की है। ठीक है, तो अब हम चारों ही ऑथर्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे, तो ताकि आपको डेफिनेटली सभी को अच्छे से आपको डिफाइन हो पाए और सारी चीज़ें आपको समझ आती रहे। तो एक एक करके हम सभी को डिफाइन करते रहेंगे। तो यहाँ पर ये लाइन दी गई है और पूछा गया है कि मिल्टन की यहाँ पर ये जो लाइन है वो कौन से वर्क से हैं, क्या पैराडाइज लॉस्ट से हैं या कॉमर्स से हैं, या फिर यानी कि अगर हम बात करें पैजिटिका से है, या फिर पैराडाइज रिगेन से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो कौन सी यानी कि वर्क से ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली कॉमर्स से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये कौन से वर्क से उनके, यानी कि कॉमर्स से, तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, इसका अच्छा आंसर पहले से ही आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन है उसका पहले से आंसर आपको दिखाई भी दे रहा है। तो जॉन मिल्टन स्टडीज एट, जॉन मिल्टन की जो स्टडी हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो ये डेफिनेटली हमने लिखा हुआ भी आंसर आ ही रहा है पहले से। तो कैम्ब्रिज में उनकी स्टडी उन्होंने की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उनकी डेट ऑफ बर्थ भी आप मुझे आप बता सकते हैं यानी कि कमेंट बॉक्स में, तो जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आई थिंक मतलब सभी को पता भी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे दिया हुआ है। एक सेकंड, क्या हो रहा है। चलिए अब ये क्वेश्चन हमारे सामने था, तो कैम्ब्रिज। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे कि द फेमस इपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स। आपको बताना है कि जो पैराडाइज लॉस्ट लिखी गई है मिल्टन के द्वारा जो लिखी गई थी वो कितनी बुक्स में है, तो ये आपको डेफिनेटली पता ही होगा सभी को। तो 16 बुक, 12 बुक या 14 बुक या फिर 10 बुक। अगर हम बात करें जो फर्स्ट एडिशन था उसमें 10 बुक्स थी, लेकिन जो उनका सेकंड एडिशन आया था उसमें टोटल अगर हम बात करें बुक की तो वो आपकी 12 बुक के अकॉर्डिंग जाना जाता है। ठीक है, किसमें, यानी कि 12 बुक में आपको देखने को मिल जाता है पूरा कंप्लीट वर्क। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोयम इज नॉट कंपोज बाय जॉन मिल्टन के द्वारा, इनमें से कौन सी पोयम ऐसी है जो नहीं लिखी गई है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस बिल्कुल लिखी गई है, एलोगेरे ये भी लिखी गई है, इल पेंसोरेसो भी आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ट्रू लव आपको देखने को नहीं मिलती है। तो बताइए जरा किसके द्वारा लिखी गई है, ट्रू लव किसने लिखी है। तो डेफिनेटली हमारे प्यारे जो पोयम है किनकी, विलियम शेक्सपियर की, तो उनकी ये पोयम है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि हु इज एट वंस द चाइल्ड ऑफ रिनेसेंस एंड द रिफॉर्मेशन। आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे राइटर है जिसको चाइल्ड ऑफ रिनेसेंस कहा जाता है और चाइल्ड ऑफ यानी कि रिफॉर्मेशन के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो जॉन मिल्टन, सिडनी, थॉमस नेस या थॉमस किड, कौन से आपको ऐसे राइटर आपको देखने को मिल जाएंगे तो जो आपके रिनेसेंस और आपको रिफॉर्मेशन के बीच में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली कौन है वो आपके जॉन मिल्टन है। तो जॉन मिल्टन आप कह सकते हैं यहाँ पे कि चाइल्ड ऑफ रिनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल इलेजी रिटन बाय मिल्टन। आपको बताना है इनमें से कौन सी जो कि मिल्टन के द्वारा लिखी गई है और पेस्टोरल इलेजी है। तो लिसिडेस, एडोनिस या फिर इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड या इलेजी टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी, अनफॉर्चून लेडी। तो कौन सा है? डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम बात करें तो लिसिडेस ही है उनके द्वारा जो लिखी हुई है। बाकी आप देख सकते हैं कि अलग वर्क है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लिसिडेस हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, तो आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ऑफ सजेस्ट्स द सैटर्न इज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। आपको बताना है ये कौन सजेस्ट करता है कि जो आपके सैटर्न है उसमें आपके पैराडाइज लॉस्ट में वो हीरो है। तो ये कौन, मतलब कौन से ऐसे राइटर हैं जो इस बात को कहते हैं? तो जॉन ड्राइडन कहते हैं, जोसेफ एडिसन कहते हैं, विलियम ब्लैक कहते हैं, ये सैमुअल जॉनसन के नज़रिए से देखा जाता है। तो कौन से ऐसे अगर हम बात करें ऑथर हैं जो इस बात को मानते हैं कि वो रियल हीरो के रूप में जाने जाते हैं? तो डेफिनेटली विलियम ब्लैक इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि फर्स्ट ये इस बात को सजेस्ट किया था कि सैटर्न इज द रियल हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, तो ये उन्होंने ये भी कहा था कि वो लगभग अपने आप को मतलब यहाँ पे दिखाते हैं सैटर्न के रूप में। ठीक है, तो ये भी उन्होंने कहा था। तो ये डेफिनेटली आपको याद रखना है कि वो किसको मानते हैं हीरो, यानी कि किसको मानते हैं? सैटर्न को मानते हैं पैराडाइज लॉस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि मिल्टन कंपोज यानी कि एरोपैजिटिका इन। आपको बताना है कि जो एरोपैजिटिका है वो आपका क्या है? क्या वो पोइट्री है, ड्रामेटिक फॉर्म है या प्रोज है या फिर नन ऑफ दीज है? तो डेफिनेटली अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो वो क्या है? आपकी यहाँ पे प्रोज वर्क है उनका। किनका? मिल्टन का ये प्रोज वर्क है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इसलिए मैं फटाफट आपके क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ और एक्स्ट्रा कुछ बातें नहीं कर रही हूँ। तो व्हाट यानी कि इम्प्लाइड मिल्टन द प्योर यानी कि अगर हम बात करें प्योरिटन टू एम्प्लॉय द मास को एंड कंपोज कॉमर्स। आपको बताना है यहाँ पे कि व्हाट इम्प्लाई, जो कि इम्प्लाई करते हैं मिल्टन। ठीक है, यानी कि प्योरिटन के लिए। तो क्या वो कहते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो कि मास्क में वो इस बात को यहाँ पे करते हैं। तो टू री यूजर इन मास्किंग इन टू अ प्योरिटन सोसाइटी को वो डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे। टू शोकेस हिज आर्टिस्ट एबिलिटी एज अ ड्रामेटिक्स को देखते हैं, या फिर टू एम्फाइज यानी कि एम्फिसाइज करते हैं द वर्च्यू ऑफ एन इंडिविजुअल ओवर डिबेचरी इन द कोर्ट, या फिर सेलिब्रेट करते हैं द इन्वेशन ऑफ अर्ल टू अ लॉर्ड। तो क्या आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है उनके वर्क में? तो ये आपको डेफिनेटली यहाँ पे बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कि टू एम्फसाइज करते हैं द वर्च्यू ऑफ एन इंडिविजुअल ओवर यानी कि डिबेचरी इन द कोर्ट। तो ये उसमें आपको देखने को मिल जाता है जो कि आपके जॉन मिल्टन का वर्क है। ठीक है, कॉमर्स। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आप यहाँ पे विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स वर्क हैड अ पोयम एज प्रीफेस बाय। तो जो विलियम शेक्सपियर की जो अगर हम बात करें पोयम यानी कि अगर हम बात करें उनका जो फर्स्ट फोलियो है तो उसका प्रीफेस यानी कि किसने यहाँ पे दिया है? तो खुद विलियम शेक्सपियर ने दिया है, जॉन हेमिंग्स ने दिया है, बेन जॉनसन ने दिया है, या हेनरी कॉर्डेट ने दिया है? तो डेफिनेटली कौन आंसर हो जाएगा यहाँ पे? किसका हो जाएगा? जो कि एक क्रिटिक भी आपको क्रिटिक के रूप में भी जाने जाते हैं, तो बेन जॉनसन के द्वारा आपको देखने को मिल जाता है। बेन जॉनसन क्या करते हैं? उनका यहाँ पर आपको प्रीफेस देते हैं। ठीक है, उनके द्वारा प्रीफेस दिया गया था उनकी पोएम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 ब्रेज इन हैमलेट इज। आपको बताना है जो 14 ब्रेज एक यानी कि कैरेक्टर है हैमलेट में, तो वो कहाँ का प्रिंस है आपको ये बताना है। प्रिंस ऑफ डेनमार्क, प्रिंस ऑफ पोर्टुगल, या प्रिंस ऑफ नॉर्वे, या प्रिंस ऑफ स्वीडन?
तो कहाँ के हैं वो? प्रिंस ऑफ नॉर्वे के आपको देखने को मिल जाते हैं। कहाँ के भाई? प्रिंस ऑफ नॉर्वे के आपको वो प्रिंस देखने को वहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ, डिटेल्स के साथ पढ़ा चुकी हूँ, सारी चीज़ें मैंने आप यानी कि पिछली वाली वीडियोस को आपको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। अभी इस तरह से हमारे पास जो टाइम है वो सारी चीज़ों को यानी कि कंफर्म करते हुए हमें चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट डैश मेक इज सो। आपको बताना है कि देयर इज नथिंग यानी कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है। वो कौन बनाती हैं? आपकी क्या बनाएंगी? आपकी बातें बनाएंगी, आप जो कहते हैं वो बनाएंगी, या फिर सेइंग करेंगे, या फिर थिंकिंग करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो डॉट डॉट आया है वहाँ पर क्या आंसर आना है वो आपको बताना है, जो कि हैमलेट के द्वारा ये बात कही गई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? थिंकिंग, और हैमलेट में कही गई और हैमलेट के द्वारा ही कही गई है। तो कौन कहता, मतलब क्या है वहाँ पे जो आपका आएगा? थिंकिंग। कभी कुछ और लगा दो आप। ठीक है, तो इतनी ये सब चीज़ें आप बेहतर तरीके से आप कर चुके होंगे, सब कुछ आपको पता होगा, ये मुझे पता है। ठीक है, लेकिन फिर भी बताना मेरा कर्तव्य है, मेरा क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हिंदी पाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि व्हाट वाज द ट्रेजिक फॉलो, ठीक है, इन द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ में आपको देखने को मिलेगा ट्रेजिक जो फॉलो, मतलब ट्रेजिक फेलो की बात करें अगर हम कि किसकी वजह से उसकी क्या होता है, यानी कि ट्रेजिक फॉलो होता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ओवर थिंकिंग की वजह से होता है, या फिर इंसेंटिविटी के अकॉर्डिंग होता है, या फिर इन एक्शन के अकॉर्डिंग होता है, या ओवर एम्बिशन होता है। तो डेफिनेटली उसे एम्बिशन था, वो एम्बिशन करता है, ओवर एम्बिशन करता है। एम्बिशन रखना अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर क्या हो गया था? ओवर एम्बिशन था। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो चाहता था अपनी लाइफ से। तो ऐसे करते करते क्या हो गया उसकी, यानी कि तो इस तरीके से ट्रेजिक फेलो आपको देखने को उनका मिलता है मैकबेथ का। कौन सा? ओवर थिंकिंग, यानी कि सॉरी ओवर एम्बिशन। ओवर थिंकिंग की बात करें अगर हम, तो ओवर थिंकिंग किसका है? हैमलेट का है। किसका है? हैमलेट का है। या फिर अगर हम बात करें इन एक्शन भी आपको देखने को मिलता है, उसी का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते। आगे हमारे पास ऑप्शन है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज हिप्पोलोटिया अपेयर। कौन से आपके यानी कि ड्रामा में, कौन से प्ले में हिप्पोलोटिया यहाँ पर एक कैरेक्टर है जो कि अपेयर होता है। तो कौन से वर्क में आपको देखने को मिलता है? मेजर फॉर मेजर, द टेमिंग ऑफ द स्ट्रेव, एज यू लाइक इट, द मिड समर नाइट ड्रीम्स। ये मैं पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो डेफिनेटली इसका सीधा आंसर देख लेंगे हम। तो ये हमने मिड समर नाइट ड्रीम्स में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है आपके पास कि दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट प्ले, सॉरी इस पहले एक ए छूट गया है। तो प्ले ऑफ शेक्सपियर्स बाय जर्नल कंसिस्ट आपको देखने को मिलता है, जो कि विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले आपको देखने को मिलता है। तो वो कंसिडर करता है क्या आपका, कौन सा आपको देखने को मिलता है? रोमियो एंड जूलियट, हेनरी 6 पार्ट 1, या फिर आपका टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, या फिर लव स्लेबर लॉस्ट आपको देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली कौन सा हो जाएगा भाई? हेनरी 6 हो जाएगा, पार्ट 1 आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपको क्या मिलेगा वहाँ पे? कंसिडर करता है, जो कि फर्स्ट प्ले शेक्सपियर का। ठीक है, जर्नल कंसिस्ट के रूप में आपको देखने को मिलता है, कंसेंट। चलिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ अ कैरेक्टर नेम बैंक्यू। आपको बताना है कि विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है, प्ले में मतलब कोई भी आपको प्ले बताना है, प्ले का नाम बताना है जिसमें आपको बैंक्यू आपको देखने को मिलता है। डेफिनेटली ये पता भी होगा आपको। तो किसका हो जाएगा? किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो। तो डेफिनेटली किसका हो जाएगा? मैकबेथ का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैकबेथ में ही मैकबेथ, मैंने बैकबेथ लिख दिया गलती से भाई, वो सॉरी उसके लिए। आप मैकबेथ है वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, गलती से मेरे से लिखा गया। ठीक है, मैं भी ओवर एक्शन में आ गई थी। ठीक है, गलती से लिखा गया तो बी बन गया वो। चले भाई, एक्शन आप ओवर एक्शन हो गया था। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज अ कैरेक्टर नेम इमेलिया। तो इमिलिया आपको कौन से वर्क में आपको देखने को मिलती है? तो डेफिनेटली ये भी आपको आंसर बिल्कुल पता होगा। किंग लियर में नहीं भाई, हैमलेट में नहीं मिलता है। मैकबेथ, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया तो ये भी बैकबेथ ही लिखा गया है, तो इसको प्लीज आप इग्नोर कीजिएगा। मैकबेथ है भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए भाई आगे हम बात करते हैं, क्या हो जाएगा आंसर? ओथेलो। ओथेलो में आपको देखने को मिलती हैं जो कि इमिलिया हैं, जो बाद में ओथेलो को समझाती है, बताती है, धिक्कारती है कि तुमने कितना गलत किया है डेस्टिमोना को मार के। ये सब साजिश किसकी थी? मेरे पति यानी कि इयागो की थी। तो वही उसको एहसास दिलाती है बाद में कि तुमने कितना गलत कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको कैरेक्टर देखने को मिलता है ओथेलो में। चलिए भाई नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम, यानी कि फर्टिलिटी द नेम इज वुमेन
इज अ फेमस लाइन फ्रॉम द प्ले, ये कहाँ से ली गई है। आप सोच रहे होंगे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, नहीं भाई, आप आपने देखा अभी पीजीटी में बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आपसे देखने को मिले हैं, और कई बार हम उन सिंपल क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और फिर वहाँ जब हमारे पास आता है तो कई बार हम अटक जाते हैं या हम भूल जाते हैं, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये ओथेलो का था, क्या ये किंग लियर का था, क्या ये हैमलेट का था। तो वहाँ चीज़ें आपको फिर क्या हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है। तो इसलिए हम सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो फर्टिलिटी किसके बारे में कही गई है, तो डेफिनेटली ये हैमलेट ने कही है अपनी मदर के लिए, ठीक है। ग्रेटरूड के लिए वो कहते हैं, अपनी मदर के लिए कहते हैं, ठीक है, कि कमजोरी तुम्हारा दूसरा नाम है औरत का, ठीक है। चले भाई, हाँ, वो कमजोरी तो अपने आप को कमजोर समझते हैं, तो इसलिए उसके चाचा से शादी कर लेते जाके, जैसे उसका फादर की डेथ होती है, ठीक है। तो कमजोरी बताया गया कि कमजोरी औरत का दूसरा नेम है, ठीक है। तो ये उसको बताते हैं वो, यानी कि वो गुस्से में कहते हैं इस बात को। चलिए, वो बोलते हैं ना कि भाई अगर इतनी ही क्या तुम्हें मतलब लगी थी, मतलब कि पिता के गुजर जाने के बाद आप मुझे बोलते, मैं आता, है ना, मैं तो था ना आपका बेटा, आप मुझे, मैं संभालता आपको, ठीक है। वो इस बात को कहते हैं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है, बहुत बुरा फील होता है। चलिए खैर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि काफ़ी मतलब अगर हम बात करें हैमलेट, तो एक प्रिंस, यानी कि पूरा, यानी कि अगर हम बात करें एक यंग बॉय था उनका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, खैर अपनी अपनी लाइफ है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स प्रिफेयर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडी टू हिज ट्रेजिडीज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसे मतलब क्रिटिक्स हैं जो कि क्या करते हैं, प्रिफेयर करते हैं विलियम शेक्सपियर की कॉमेडीज टू हिज ट्रेजिडी, यानी कि वो कहते हैं कि उनकी ट्रेजिडी से बेहतर उनकी कॉमेडी ज़्यादा मतलब उनको प्रिफेयर करते हैं, मतलब ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तो कौन थे, एडिसन, ड्राइडन, पोप या फिर डॉक्टर जॉनसन। तो ये मैं क्वेश्चन पहले भी करा चुकी, ये पहले भी आया है, तो डॉक्टर जॉनसन आपके सामने यहाँ पर आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म। आपको बताना है मैग्ना कार्टा रोमांटिसिज्म का किसे कहा गया है, ठीक है। बायोग्राफिया, लिटरेरिया या फिर डिफेंस ऑफ पोएट्री, या फिर आपका यहाँ पे अगर हम बात करें यानी कि क्रिटिकल लिरिकल बैलर्ड्स, या फिर हम बात करें द स्पिरिट्स ऑफ द एज। तो कौन सा हो जाएगा, तो लिरिकल बैलर्ड्स के नाम से, बैलर्ड यानी कि के नाम से ही हम जानते हैं, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ प्लस आपके एस.टी. कोलरिज ने मिलकर लिखा था, ठीक है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं भाई, जान लेते हैं। तो हमने बात करी कि विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर हम बात करें डेट ऑफ बर्थ की, तो 1770 में आपको देखने को मिलते हैं, और उनकी डेथ होती है कब, 1850 में होती है। वाज यानी कि अगर हम बात करें मोनूमेंटल इंग्लिश रोमांटिक पोएट के रूप में वो जाने जाते हैं। सैमुअल जो कि आपके टाइलर कोलरिज भी क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, मतलब द यानी कि वहाँ पे अगर हमें देखने को मिलता है रोमांटिक एज में, जो कि लिरिकल बैलड्स में, जो कि आपका 1798 में आता है। तो ये आपको देखने को मिलता है जो इन दोनों मिलकर लिखते हैं। तो ये क्या मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। बात करें जो कि बायोग्राफिया लिटरेरिया की बात करें अगर हम, तो वो किसने लिखा है, ठीक है। वो किसने लिखा है, वो एस.टी. कोलरिज के द्वारा लिखा गया है, अलग से इन्होंने लिखा है अपना वर्क, जो कि बायोग्राफिया लिटरेरिया। और अगर हम बात करें डिफेंस ऑफ पोएट्री, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, पर्सी यानी कि पर्सी बेसी सेलिन की, पीबी सेलिन ने लिखा है। द स्पिरिट ऑफ द एज किसने लिखा है, विलियम हैजलिट ने लिखा है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होना चाहिए, अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोयम रिलेटिंग टू हिज चाइल्डहुड। आपको बताना है कि यानी कि क्या, यानी कि टाइटल आपको देखने को मिलता है वर्ड्सवर्थ का ऑटोबायोग्राफिकल है, जो कि और जो रिलेट करता है चाइल्डहुड से, उनके हिज चाइल्डहुड से रिलेट करता है। और टू यानी कि इंटीमेशन इमोर्टलिटी है, या फिर टिंटन एबे है, या द प्रिलूड है, या फिर यानी कि और टू ड्यूटी है, ठीक है। तो ये आपको बताना है यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा आपका और इंटीमेशन इमोर्टलिटी आपको देखने को मिलता है उसमें, यहाँ पे आपको देखने को यानी कि उनका क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल पोयम जो कि रिलेट करता है उनके चाइल्डहुड से, ठीक है, उनके बचपन से। चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि कब इसको लिखा गया है, अगर हम बात करें तो लिखे कंप्लीट किया गया है 1804 में, और अगर हम बात करें पब्लिश किया गया है 1807 में, इसको पब्लिश कराया गया है, ठीक है। तो ये चाइल्डहुड को, उनको अर्ली चाइल्डहुड के बारे में, वो उसके बारे में वहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे यानी कि पोएटिक डिक्शन के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो आपके विलियम वर्ड्सवर्थ का है। तो कौन सी उनकी थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन की है,
तो प्रिल्यूड बुक आपको 5 में देखने को मिलता है, या प्रिल्यूड बुक 4 में आपको देखने को मिलता है। ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी है, या प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड जो कि 1798 में आया था, तो वो आपको देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली अगर हम बात करें यहाँ पे जो कि थ्योरी ऑफ यानी कि पोइटिक डिक्शन आपको देखने को मिलता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा भाई। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वाज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के द्वारा इनमें से कौन सी पोएम है जो नहीं लिखी गई है, तो ये आपको बताना है। डैफोडिल्स डेफिनेटली लिखी गई है, और अगर हम बात करें द सॉलिटरी रीपर भी लिखी गई है, टिंटन एबे भी लिखी गई है, लेकिन एक आपको देखने को मिलता है जो कि लव्स फिलोसफी। तो अगर हम बात करें लव्स फिलोसफी किसके द्वारा लिखी गई है, वो वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखी गई है, वो लिखी गई है आपकी पीबी शेली के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें कि इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लेस इज, आपको बताना है यहाँ पर कि जो वो गर्ल है वो कहाँ से आपको देखने को मिलती है, तो कहाँ की हाईलैंड जो कि लिया गया है लेस आपको देखने को मिलता है सॉलिटरी का। ठीक है, तो अ गर्ल फ्रॉम यानी कि किसके बारे में आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो अ गर्ल फ्रॉम जो कि आयरलैंड से है, अ गर्ल फ्रॉम यानी कि अरबिया सेंट से आपको देखने को मिलती है, या फिर अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड से आपको देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। वो स्कॉटलैंड से होती है, और जो कि आप क्या करती है, अपनी फसल को काट रही होती है और उसमें मतलब मगन होकर गाना गाती रहती है। तो वहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ उसको देखते हैं और मतलब उसके गाने को सुनते रह जाते हैं। ठीक है, कि कितनी खुश है, कितनी मतलब खुशी में ये उस गाने को गा रही है, और कितनी मधुर ये धुन में उसको गाती चली जा रही है। तो ऐसे वो उसको देखते हैं और बताते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ की थी, तो वो जो गर्ल थी यानी कि एक अगर हम बात करें यंग गर्ल जो कि अपनी फसल को काट रही थी, जो कि स्कॉटलैंड। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके, तो डेफिनेटली आप सबको समझ पसंद आए होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके लेके आती रहूँगी। मेरे पास समय कम था, इसलिए 5 क्वेश्चन में जो कि आपके कौन है आपके यानी कि जॉन गाल्सवर्थ है उनके लगाने भूल गई थी, मतलब टाइम नहीं मिल पाया मुझे। नेक्स्ट आपको वहाँ पर नेक्स्ट जो सीरीज़ होगी उसमें चारों राइटर्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और आप इन्जॉय करें और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिससे भी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लाइक करके जरूर जाइएगा, और अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में बताइएगा भी जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।